लो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है हमारा पेपर नंबर 10 उसका जो एक बुकलेट इश्यू करी हुई है इंस्टीट्यूट ने ICMAI ने, दैट इज बिट क्वेश्चन बुकलेट, जिसमें इन्होंने हमें MCQ, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स कुछ क्वेश्चंस दिए, कुछ क्या काफी सारे क्वेश्चंस दिए हैं। तो ये आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा टारगेट है तो MCQ क्वेश्चंस है। 83 MCQ क्वेश्चंस इन्होंने दिए हैं, उनको कंप्लीट करना आज हमारा टारगेट है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। हाँ, ये कहना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए बेनिफिशियल तभी होगी जब आप ऑलरेडी अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो ये जो MCQ क्वेश्चंस है ये पूरे के पूरे सिलेबस से रिलेट करते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं पहले ही कि ये जो 83 MCQs इन्होंने रखे हैं इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है। सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ही रिलेटेड है। तो अगर आपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा का पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इन MCQ क्वेश्चंस की वीडियो को इजीली समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1, टाइप ऑफ अकाउंटिंग which measures, reports and analyze non-financial and financial information to help in decision making is called। सर वो कौन सी अकाउंटिंग है जिसमें हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरीके का डेटा मेजर करते हैं, रिपोर्ट्स एनालाइज करते हैं, अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हैं। तो सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जो डिसीजन मेकिंग के लिए हमारी हेल्प करता है। तो आंसर होगा इसका बी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज ए मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। इनमें से कौन सा ट्रांसफर प्राइसिंग का मेथड नहीं है। नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग, सर ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड होता है। मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग भी होता है। फिक्स्ड कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग ऐसा नहीं सुना कभी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग भी होता है। ट्रांसफर प्राइस नेगोशिएटेड भी होता है, मार्केट प्राइस पे भी बेस्ड होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हम टीपी निकालते वक्त कंसीडर करते हैं, बट फिक्स्ड कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग ऐसा कोई मेथड नहीं है। तो सी विल बी योर आंसर कि सर ट्रांसफर प्राइसिंग का ऐसा कोई मेथड नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। थर्ड, इन कॉस्ट अकाउंटिंग पर्पज ऑफ वेरियांस एनालिसिस इज टू। वेरियांस एनालिसिस इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है उसमें जो वेरियांस एनालिसिस हम करते हैं उसका क्या पर्पज है। क्या हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं रीजन फॉर वेरियांसेस। हाँ सर, हम जानना चाहते हैं वेरियांस आया तो क्यों आया। टेक रेमेडियल मेजर, केवल ये जानना ही नहीं चाहते, हम उसके बेसिस पे रेमेडियल एक्शन भी लेना चाहते हैं। इंप्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस, यस। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। कि सर तीनों ही पर्पज है जिसकी वजह से वेरियांस एनालिसिस कैलकुलेट किया जाता है या वेरियांस एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को टोटल कॉस्टिंग भी बोला जाता है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज टोटल कॉस्टिंग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से रिलेटेड इन चार में से कौन सा सही नहीं है, मतलब 3 सही है, 1 गलत है। तो यहां पे थोड़ा सा इन्होंने जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। पहला अगर मैं बात करूं तो ये कहना चाह रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट पीवी रेशियो, नहीं कि प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो कहना चाह रहे हैं। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। तो ये तो करेक्ट है, हमें नॉट करेक्ट फाइंड आउट करना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला तो ये भी होता है, टोटल सेल्स में से अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट सेल माइनस कर दोगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बचता है। तीसरा जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, MOS इज इक्वल टू इनटू 100 टोटल सेल्स माइनस सेल एट ब्रेक इवन पॉइंट टोटल सेल। नहीं है, ऐसे नहीं है, ये है टोटल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। अगर मैं इसको सही से लिख दूं तो ये यहां पे क्या लिखना चाह रहे हैं, ये लिखना चाह रहे हैं ऑप्शन सी में कि सर टोटल सेल्स में से माइनस कर दिया जाए सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट
उसको डिवाइड कर दिया जाए टोटल सेल्स से और मल्टीप्लाई कर दिया जाए उसको 100 से, तो ये भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में आपको कैलकुलेट करके देने का फॉर्मूला है, ये भी करेक्ट है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू पीवी रेशियो इनटू सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कर दूं तो सर ये प्रॉफिट आ जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। तो डी जो है दैट विल बी योर आंसर। इन चार में से कौन सा करेक्ट नहीं है? पहले तीन फॉर्मूले सही हैं, चौथा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी कंसीडर्ड फॉर प्रिपेयरिंग ए प्रोडक्शन बजट? अगर आप बनाने जा रहे हो बजट एंड बजटरी कंट्रोल के चैप्टर में प्रोडक्शन बजट, तो हमें इसमें से क्या कंसीडर नहीं करने की जरूरत है? द प्रोडक्शन प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन प्लान तो चाहिए सर। सेल्स बजट, सेल्स के बेसिस पे ही तो प्रोडक्शन बजट बनता है, चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, सर प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल तो चाहिएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट की हमारे लिए ऐसा कोई रेलेवेंसी नहीं होती, बिना उसके भी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं और प्रोडक्शन बजट भी बना सकते हैं। सी विल बी योर आंसर कि प्रोडक्शन बजट के लिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट, द ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। सर बिल्कुल ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट पे ना हमें प्रॉफिट होते हैं ना हमें लॉस होते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। सी तो नहीं होता, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू सेम कैसे हो सकते हैं? टोटल रेवेन्यू टोटल वेरिएबल और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होता है, सी तो नहीं हो सकता। ऑल ऑफ द अबव इसलिए नहीं है क्योंकि सी कवर्ड नहीं है। डाउट है ए और बी में, कहते हैं देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, सही है ये तो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, देखो लगने को ये भी सही लग रहा है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन इन्होंने हर जगह वर्डिंग यूज की है जहां जहां ये टोटल की बात करना चाह रहे हैं। तो बी की अगर मैं बात करूं, लिखा हुआ था टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो वो सही होता। कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो मैं पर यूनिट भी कह सकता हूं कि सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, थोड़ी ना हो जाएगा। इसमें ऑल ऑफ द अबव मैं इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि सी जो है वो 100% गलत है, सी जो है वो 100% गलत है, तो ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता। तो मुझे 1 और 2 में चूज करना है, ए और बी में चूज करना है। ए में तो किसी तरीके का कोई लूपहोल है नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट लिखा हुआ है, बट बी में एक कमी है कि सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ना होके टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लिखा हुआ होता तो वो करेक्ट होता। तो यहां पे जो बेस्ट आंसर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट शुड बी ए, देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस। तो द ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द पीवी रेशियो ऑफ ए प्रोडक्ट इज 0.4, 0.4 कह दो 40% कह दो, एक ही बात है। सेलिंग प्राइस आपका 40 रुपए, अगर आपका पीवी रेशियो 0.4 है, सेलिंग प्राइस 40 रुपए है, तो 14 इंटू 0.4 16 रुपए आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। द मार्जिनल कॉस्ट दैट इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट वुड बी, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? सर सेलिंग प्राइस में से अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस किया जाए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आता है। सेलिंग प्राइस है 40 रुपए, कंट्रीब्यूशन है 40 इंटू 0.4 दैट इज 16 रुपए, तो सर 24 रुपए जो है वो बैलेंसिंग फिगर में आपका वेरिएबल कॉस्ट आएगा। 24 रुपए आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा। फाइनल आंसर विल बी बी 24, फाइनल आंसर होगा आपका बी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ स्टैंडर्ड आवर्स आर 400 एट ₹1 पर आवर, स्टैंडर्ड आवर्स है 400, स्टैंडर्ड रेट है 1 रुपए का, एंड एक्चुअल आवर्स आर 380 एट द रेट ऑफ 1.25 पर आवर। एक्चुअल आवर्स है 380, एक्चुअल रेट है 1.25। क्वेश्चन क्या चाहता है? लेबर रेट वेरिएंस जानना चाह रहा है। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस में एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स, ये होता है। स्टैंडर्ड रेट है 1 रुपए का, एक्चुअल रेट है 1.25 और एक्चुअल आवर्स है 380, तो सर आपका आंसर होगा
95 वो भी नेगेटिव में, नेगेटिव मतलब एडवर्स, तो फाइनल आंसर होगा आपका डी 95 एडवर्स, 95 एडवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द टाइम टेकन फॉर इनिशियल यूनिट, इनिशियल यूनिट मतलब फर्स्ट यूनिट जो है उसके लिए 100 आवर्स लगेंगे और 80% का अगर लर्निंग रेट हो तो क्वेश्चन जानना चाहता है व्हाट इज द टोटल टाइम फॉर 4 यूनिट्स, टोटल टाइम फॉर 4 यूनिट्स। और लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब हमारा प्रोडक्शन डबल होता है तब लर्निंग अप्लाई होती है, मतलब 1 यूनिट बनाऊंगा, 2 यूनिट बनाऊंगा और 2 का डबल 4, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। हम निकाला करते हैं एवरेज टाइम पर यूनिट, तो क्वेश्चन का पहली यूनिट का तो जो टाइम लगेगा वो लगेगा 100 घंटे। तो जब आप 1 से 2 पे पहुंचोगे तो ये 80% अप्लाई होगा, मतलब 100 का 80% 80। जब आप 2 से 4 पे पहुंचोगे तो इस 80 का 80% अप्लाई होगा, दैट विल बी 64। लेकिन ये पर यूनिट होता है, क्वेश्चन जानना चाहता है टोटल टाइम 4 यूनिट का क्या होगा। सर 1 यूनिट का 64 होगा तो 4 यूनिट का जो टाइम होगा दैट विल बी 256 आवर्स। आंसर विल बी डी 256 आवर्स। इजीली कर सकते हो आप इन क्वेश्चन को, इजीली आंसर दे सकते हो अगर आपने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है तो। नेक्स्ट, सेल्स है 4 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 3 लाख, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट है 75,000, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा आपका यहां पे 25,000 रुपए। क्वेश्चन कहता है इन्वेस्टमेंट जो है वो है 1.5 लाख रुपए का और डिजायर्ड रिटर्न जो है वो है 20%, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 20%। तो रेजिडुअल इनकम क्या होगी। ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन है, सर सेल गिवन है 4 लाख, माइनस कर दिया वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख, माइनस कर दिया फिक्स्ड कॉस्ट 75,000, तो ये 25,000 रुपए आपका ईबीआईटी आ जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। और इसमें से माइनस हो जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है हमने 1.5 लाख और इस पे डिजायर्ड रिटर्न है 20%, तो इट विल बी 30,000। 25,000 में से 30,000 माइनस करोगे तो ये नेगेटिव में 5,000 रुपए आएगा। 25,000 में से 30,000 माइनस करोगे तो नेगेटिव में 5,000 आंसर आएगा। तो रेजिडुअल इनकम जो आएगी वो आपकी नेगेटिव में 5,000 आएगी। आंसर विल बी डी, फाइनल आंसर विल बी डी। ट्रांसफर प्राइसिंग का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए रिलेटेड टू रेजिडुअल इनकम कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सेल्स इन जनवरी मंथ 3 लाख रुपए की सेल है, जनवरी में सेल है 3 लाख रुपए की, जिसमें क्रेडिट सेल है 80%, तो सर क्रेडिट सेल हो गई 240 की, सेल है 3 लाख की, क्रेडिट सेल है 80%, 240, क्रेडिट पीरियड है 2 महीने का, तो जनवरी में अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको मार्च में पैसा मिलेगा। अमाउंट कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च इज, मार्च में कितना मिलेगा। तो 3 लाख का 80% 240 क्रेडिट सेल है, 2 महीने बाद मिलेगा तो मार्च में 240 मिल जाएगा। आंसर होगा आपका बी 2,40,000 रुपए, 80% आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्लानिंग एंड कंट्रोल आर डन बाय, प्लानिंग कौन करता है और कंट्रोल कौन करता है। क्या प्लानिंग और कंट्रोल टॉप मैनेजमेंट करते हैं। सर यस। क्या लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग करता है। सर आंसर इज नो। क्या हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग करता है। सर आंसर इज नो। नन ऑफ द अबव की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर प्लानिंग करना और कंट्रोल करना काम है टॉप मैनेजमेंट का, तो आंसर विल बी ए, टॉप मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज, क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो यूज है कंपलसरी है। सर नहीं, कंपलसरी तो नहीं है, ऑप्शनल है। सर यस, मैंडेटरी है एज पर लॉ, कहीं लॉ में लिखा हुआ है कि आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉलो करना पड़ेगा। सर कहीं नहीं लिखा हुआ, नन ऑफ द अबव। तो सर आंसर होगा बी, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो वॉल्यूंटरीली है, ऑप्शनल है, आप चाहो अप्लाई कर सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग के लिए, मत चाहो मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द बजट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, जब हम टाइप ऑफ बजट पढ़ते हैं बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल में, तो हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम बजट्स होते हैं। सर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म बजट होते हैं।
फंक्शन के बेसिस पे तो ये सारे बजट होते ही है जो आप बनाते हो, सेल्स, प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, रॉ मटेरियल परचेज, कैश बजट, ये सारे फंक्शनल बजट है। फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे दो तरीके के बजट होते हैं, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल, ऑल ऑफ द अबव। तो सर डी विल बी आंसर। बजट जो है वो तीनों ही कैटेगरी के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ए प्राइस वेरियंस इन डायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल का जो प्राइस वेरियंस कैलकुलेट होके आता है उसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है? सर मटेरियल को परचेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है परचेज डिपार्टमेंट की। तो वेयर हाउसिंग, रिसीविंग, परचेजिंग, प्रोडक्शन, तो जो परचेज डिपार्टमेंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्राइस से रिलेटेड, और जो कंजम्पशन होता है उससे रिलेटेड होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो प्राइस वेरियंस है उसके लिए परचेज डिपार्टमेंट, और जो कंजम्पशन होता है, यूसेज वेरियंस होता है, उसके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडल टाइम वेरियंस इज ऑलवेज। जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ते हैं तो हम बात भी करते हैं कि आइडल टाइम वेरियंस हमेशा ही आपका एडवर्स कैलकुलेट होके आता है। आइडल टाइम इनटू में स्टैंडर्ड रेट अप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है वो हमेशा एडवर्स, क्योंकि जो टाइम खराब हो गया वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इन मार्जिनल कॉस्टिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट। मार्जिनल कॉस्टिंग जब हम पढ़ते हैं, मार्जिनल वर्सेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो हम देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टॉक वैल्यू होता है वेरिएबल कॉस्ट पे, जबकि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पे वैल्यू होता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टॉक इज वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट ओनली। आंसर होगा आपका बी, वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इन 2 consecutive periods sales and profit were rupee 1,60,000 and rupee 8,000 respectively in the first period, or 1,80,000 and 14,000 respectively during the second period. If there is no change in fixed cost between the two periods, PV रेशियो क्या होगा? सर PV रेशियो का इस सिचुएशन में फॉर्मूला यूज होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स। इस सिचुएशन में फॉर्मूला यूज हो जाएगा आपका चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स इनटू 100। सर प्रॉफिट आपका 8,000 से 14,000 हो गया, मतलब 6,000 का इंक्रीज है। सेल आपकी 160 से 180 हो गई, 20,000 का इंक्रीज है। तो आपका आंसर आ गया 30%। पीवी रेशियो आ जाएगा आपका आंसर सी 30%। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्टिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बजटेड सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर इज 5 लाख यूनिट्स। कहते हैं बजटेड सेल्स जो है वो 5 लाख यूनिट। डिजायर्ड एंडिंग फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री इज 1,50,000 यूनिट्स। दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1,50,000 यूनिट्स एंड इक्विवेलेंट यूनिट्स इन एंडिंग डब्ल्यूआईपी इन्वेंट्री 60,000 यूनिट। कहते हैं हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस में भी कुछ इन्वेंट्री थी जिसको इन्होंने इक्विवेलेंट यूनिट्स के इक्वल कन्वर्ट कर लिया है। जैसे आप प्रोसेस कॉस्टिंग में करते थे कि हम क्या करते थे, जो डब्ल्यूआईपी की यूनिट्स होती थी उसको कंप्लीटेड यूनिट्स के इक्वल कन्वर्ट कर लेते थे। कर लिया इन्होंने, 60,000 है। तो इसका मतलब 1,50,000 भी फिनिश्ड गुड्स है और ये डब्ल्यूआईपी इक्वल टू फिनिश्ड गुड्स है 60,000। तो 2,10,000 आपकी एंडिंग इन्वेंट्री है। सिमिलरली ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री फॉर द नेक्स्ट ईयर इज 80,000 यूनिट्स और 50,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स इन बिगिनिंग डब्ल्यूआईपी इन्वेंट्री। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को जब हमने कन्वर्ट कर लिया इक्वल टू कंप्लीटेड यूनिट्स, वो 50,000 यूनिट बन गए। तो 80,000 और 50,000 1,30,000 आपका ओपनिंग स्टॉक बन गया। हाउ मेनी इक्विवेलेंट यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस। तो प्रोडक्शन क्या होगा? सर प्रोडक्शन होता है सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। सेल है 5 लाख यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक में ये दोनों ऐड हो जाएगा 150 और 60 2,10,000। सिमिलरली ओपनिंग में दोनों ऐड हो जाएगा 80 और 50 1,30,000। सर आपका आंसर आ जाएगा ये 5,80,000 यूनिट्स। 5,80,000 आपका प्रोडक्शन यूनिट कैलकुलेट होके आएगी। आंसर विल बी ए 5,80,000। 5,80,000 will be your final answer. Next question, question number 21. Question number 21. Akash Limited is preparing
इट्स कैश बजट फॉर द पीरियड। कैश बजट ये बना रहे हैं, सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रुपी 1 लाख इन अप्रैल 2016, 2 लाख इन May 16, 3 लाख इन June 16 एंड 1 लाख इन जुलाई 16। आपको 4 महीने की सेल्स बता दी। हाफ ऑफ ऑल सेल्स आर कैश एंड द अदर हाफ आर ऑन क्रेडिट। कहते हैं आधी जो 50% सेल है वो कैश में होती है और आधी क्रेडिट में होती है, 50-50 है। एक्सपीरियंस इंडिकेट्स दैट जो आप क्रेडिट सेल करते हो उसका 70% विल बी कलेक्टेड इन द मंथ फॉलोइंग द सेल। जिस महीने में आप क्रेडिट सेल करते हो उसके अगले महीने में आपको क्रेडिट सेल का 70% रिसीव हो जाएगा, 20% द मंथ आफ्टर दैट, और इसके भी अगले महीने में आपको 20% मिलेगा, मतलब सेकेंड मंथ में, एंड 10% इन द थर्ड मंथ आफ्टर द सेल। सिंपल सी बात करूं तो अप्रैल में जो सेल करोगे, अप्रैल में जो क्रेडिट सेल करोगे उसका 70% आपको मई में मिल जाएगा, 20% जून में मिलेगा, 10% जुलाई में मिलेगा। क्वेश्चन क्या जानना चाहता है, द बजटेड कलेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 16 इज। जुलाई में आपको कलेक्शन कितना होगा? तो देखो सबसे पहले तो जुलाई में जो आप सेल करोगे, जुलाई में कितनी सेल करोगे? 1 लाख रुपए। तो एक तो कैश में जो सेल होगी वो आपको जुलाई में मिलेगा। सर जुलाई में 1 लाख रुपए की जब आप सेल करोगे तो उसका आधा जो है 50% वो तो कैश में सेल है, तो आपको 50,000 रुपए तो जुलाई में ये मिलेगा। इसके अलावा आपको जुलाई में 70% ऑफ द क्रेडिट सेल विल बी कलेक्टेड इन द मंथ फॉलोइंग द सेल। तो जुलाई में मुझे जून का 70% मिलेगा। जून में आपने सेल करी है 3 लाख रुपए की, जून में आपने सेल करी है 3 लाख रुपए की। वो जो 3 लाख रुपए की आपने सेल करी थी उसमें 50% क्रेडिट था, मतलब जून में 1.5 लाख रुपए की क्रेडिट सेल थी, और उस 1.5 लाख का 70% आपको जुलाई में मिलेगा 1,05,000। आप कहते हो 20% सेकेंड मंथ में मिलेगा, तो जुलाई के पीछे अगर 2 महीने जाता हूं तो सर आएगा मई में जो आपने सेल करी है 2 लाख, इसमें आधी तो कैश में सेल थी, आधी क्रेडिट में थी, 50% मतलब 1 लाख क्रेडिट में थी, तो उस क्रेडिट सेल का 20% आपको जुलाई में मिलेगा, 20,000 रुपए। और अगर मैं कहता हूं 10% तीसरे महीने में मिलेगा, तो जुलाई से 3 महीने पीछे जाते हो आप तो अप्रैल आता है। तो सर अप्रैल वाले में सेल थी आपकी टोटलिटी में 1 लाख, लेकिन इसका 50% आपकी क्रेडिट सेल है, मतलब 50,000, और इसका 10% आपको जुलाई में मिलेगा, मतलब 5,000। तो आपको जुलाई में टोटल कितना मिल जाएगा? 1,80,000 रुपए मिल जाएगा, 1,80,000 रुपए आपको जुलाई में मिल जाएगा। सिमिलर तरीके के क्वेश्चन हम कैश बजट में करते हैं जब हम चैप्टर को डिस्कस कर रहे होते हैं उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 560 kg of material was purchased at a total cost of 15,904। आपने 15,904 रुपए में 560 kg रॉ मटेरियल खरीदा है। तो अगर मैं एक्चुअल रेट की बात करूं मटेरियल की, तो सर मैंने खरीदा है 15,904 रुपए में 560 kg रॉ मटेरियल। तो 1 kg का रेट क्या पड़ रहा है मेरे को? सर 1 kg का रेट मुझे पड़ रहा है 28.4। ये एक्चुअल रेट है मेरा, एक्चुअल परचेज किया मैंने। द स्टॉक ऑफ मटेरियल इंक्रीज्ड बाय 15 kg। ध्यान देना, आपका जो मटेरियल का स्टॉक है वो 15 kg से बढ़ गया। अगर आपका स्टॉक बढ़ गया इसका मतलब आपने यूज कम किया है। अगर आपका स्टॉक बढ़ जाता है इसका मतलब कंजम्पशन कम किया है। तो अगर आपने 560 kg खरीदा और आपका अगर स्टॉक ऑफ मटेरियल 15 kg से बढ़ गया है, इसका मतलब आपने कंजम्पशन केवल और केवल कितना किया होगा? सर अगर मैंने 560 kg खरीदा और अगर मेरा स्टॉक 15 kg से बढ़ गया, मतलब 15 kg मैंने यूज नहीं करा, वो स्टॉक में रखा हुआ है, तो इसमें से 15 kg आपने यूज नहीं करा, मतलब आपने जो कंजम्पशन किया है एक्चुअल में
वो 545 केजी ही की है। तो आपको एक्चुअल रेट भी पता चल रहा है, यहां से आपको एक्चुअल कंजम्पशन क्वांटिटी भी पता चल रही है। क्वेश्चन क्या चाहता है? इट इज द कंपनीज पॉलिसी टू वैल्यू द स्टॉक एट स्टैंडर्ड परचेज प्राइस। ठीक है, कंपनी की पॉलिसी है कि कंपनी जो स्टैंडर्ड प्राइस होती है, स्टैंडर्ड परचेज प्राइस होती है, उस पे स्टॉक की वैल्यू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इन्होंने मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाल लिया और ये 224 एडवर्स आया है, और क्वेश्चन जानना चाहता है स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी ऑफ मटेरियल क्या होगा। सर मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का ये फॉर्मूला होता है। कहते हैं ये आपका नेगेटिव में 224 आया, स्टैंडर्ड प्राइस आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो मैंने x लिख दिया, एक्चुअल प्राइस सर हम कैलकुलेट कर चुके हैं 28.4 और एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड भी मेरे पास है 545। बस इसको सॉल्व कर लो आप। तो सर ये आ जाएगा -224 इज इक्वल टू 545x माइनस मल्टीप्लाई कर लो 28.4 इंटू 544, 15478। इसको सॉल्व करो जरा, ये इधर आ जाएगा -545x इज इक्वल टू -15478, ये इधर आके प्लस में 224, तो इसको सॉल्व किया तो -15478 प्लस 224, तो सर ये आ गया माइनस का 15254, ये माइनस माइनस हो गया कैंसिल, तो x विल बी इक्वल टू 15254 डिवाइडेड बाई 545, तो सर ये आ रहा है 27.99। और यहां पे अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो सर आंसर लिखना पड़ेगा आपको 28 राउंड ऑफ में। 27.99 आ रहा है राउंड ऑफ में, आप इसको 28 मेंशन कर सकते हो क्योंकि इसमें ऑप्शन 27.99 तो है नहीं, तो 28 आप लिख सकते हो। आंसर होगा सी 28। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अच्छे से पढ़ा हुआ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कॉस्ट प्राइस इज नॉट फिक्स्ड इन केस ऑफ। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रुप के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नहीं है, ये फर्स्ट ग्रुप में जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है आपके उसका क्वेश्चन है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है और वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सेकंड ग्रुप में नहीं फर्स्ट ग्रुप में है। तो ये इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा करा हुआ है इधर उधर। जब हम फर्स्ट ग्रुप के कॉस्ट अकाउंटिंग के बिट क्वेश्चंस देखते हैं तो वहां पे आपको सेकंड ग्रुप के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सिमिलरली जो सेकंड क्वेश्चन की बुकलेट है बिट क्वेश्चन की, इसमें कुछ क्वेश्चन फर्स्ट ग्रुप के भी है। तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूं, हालांकि कॉस्ट एफएम से ये रिलेट नहीं करता, पेपर 10 से रिलेटेड नहीं है। इसका आंसर है सर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उसमें कॉस्ट प्राइस हमें पहले से नहीं पता होता, उसमें एग्रीमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि भाई मैंने कहा 10% प्रॉफिट मार्जिन लूंगा, तो इसका मतलब ये जो भी कॉस्ट इनकर होगी उसमें 10% ऐड करके प्राइस डिसाइड किया जाएगा। तो पहले से अपने को इसमें कॉस्ट वगैरह नहीं पता होती। आंसर ये होगा है ग्रुप 1 कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड। सिमिलरली मैं क्वेश्चन नंबर 24 के लिए भी यही कहूंगा, ग्रुप 1 के कॉस्ट अकाउंटिंग का है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये मटेरियल कॉस्टिंग जो चैप्टर होता है हमारा ग्रुप 1 में कॉस्ट अकाउंटिंग में, उसका क्वेश्चन है कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज ए पार्ट ऑफ एबीसी एनालिसिस, एनुअल स्टॉक टेकिंग, परपेचुअल इन्वेंटरी, नन ऑफ द अबव। अगर आप फर्स्ट ग्रुप दे चुके हो या बोथ ग्रुप दे रहे हो तब तो आपको पता होगा शायद कि कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज ए पार्ट ऑफ परपेचुअल इन्वेंटरी। लेकिन अगर आप पहले सेकंड ग्रुप दे रहे हो, जो कि बहुत कम बच्चे देते हैं बट फिर भी देते हैं कुछ बच्चे, तो उस सिचुएशन में मे भी आपको इसकी नॉलेज ना हो। केवल सेकंड ग्रुप दे रहे हो, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, पेपर 10 के लिए रेलिवेंट नहीं है। 24 पेपर 10 के लिए रेलिवेंट नहीं है, पेपर नंबर 8 के लिए रेलिवेंट है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 25 का भी यही सीन है, रिकॉन्सिलिएशन टॉपिक का क्वेश्चन है जो कि सेकंड ग्रुप में नहीं फर्स्ट ग्रुप में है। इन रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक्सपेंसेस शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट्स आर। अगर आपने केवल और केवल खर्चे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखा दिए हैं तो रिकॉन्सिलिएशन के लिए उसको आप वापस ऐड बैक कर लो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट। आंसर विल बी ए।
क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो भी पेपर नंबर 10 से रिलेटेड नहीं है, पेपर नंबर 8 से रिलेटेड है। कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल टू सर्विस इंडस्ट्री पे अप्लाई होता है सर। हॉस्पिटल भी सर्विस इंडस्ट्री है, सिनेमाज भी सर्विस इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग भी सर्विस इंडस्ट्री है। आंसर होगा डी सर, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल टू ऑल। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल टू ऑल, हॉस्पिटल, सिनेमा, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग तीनों पे अप्लाई होता है, तीनों पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट 27 नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, फ्लेक्सिबल बजट रिक्वायर्स ए केयरफुल स्टडी ऑफ फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल, वेरिएबल एक्सपेंस। सर यस, जब हम फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं तो वहां पे फिक्स्ड खर्चे अलग लिखते हैं, सेमी फिक्स्ड अलग लिखते हैं, सेमी वेरिएबल अलग लिखते हैं, वेरिएबल अलग लिखते हैं। पास्ट एंड करंट एक्सपेंस नहीं, ऐसा हम नहीं देखते। ओवरहेड, सेलिंग एंड एडमिन, इसका भी ऐसा कुछ नहीं है। केयरफुल जो स्टडी होती है वो फ्लेक्सिबल बजट में स्पेसिफिकली फिक्स्ड, सेमी फिक्स्ड और वेरिएबल खर्चों की होती है। आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट एक्सक्लूडेड व्हाइल प्रिपेयरिंग ए कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट का जो भी मेन टॉपिक है वो भी आपका पेपर 8 का ही पार्ट है, तो पेपर 10 से इसका रिलेशन नहीं है। फिर भी आंसर देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा आइटम है जो एक्सक्लूड नहीं होता कॉस्ट शीट में। सर गुडविल रिटर्न ऑफ एक्सक्लूड होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी एक्सक्लूड होता है, प्रॉपर्टी टैक्स ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग इंक्लूड होता है क्योंकि ये फैक्ट्री ओवरहेड में कवर हो जाता है, इंटरेस्ट पेड एक्सक्लूड होता है। क्वेश्चन चाह रहा है नॉट एक्सक्लूडेड, तो सी विल बी योर फाइनल आंसर। सर कॉस्ट शीट बनाते वक्त प्रॉपर्टी टैक्स ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग एक्सक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट 29, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का ये जो पार्ट है 29 वाला क्वेश्चन, ये भी फर्स्ट ग्रुप से ही रिलेट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपसे पूछे तो मटेरियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, डेप्रीशिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ। सर एक कॉमन क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप कहीं पे भी आ सकता है कि डेप्रीशिएशन कौन सी कॉस्ट है, फिक्स्ड वेरिएबल या सेमी वेरिएबल। सर फिक्स्ड कॉस्ट होती है। नेक्स्ट 31 जो है ये फर्स्ट ग्रुप से रिलेट करता है, जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। सर जॉइंट कॉस्ट इज सुटेबल फॉर, जॉइंट कॉस्ट नॉर्मली केमिकल लाइक कंपनीज होती है उन पे ज्यादा अप्लाई होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर नो, ऑर्नामेंट नो, ऑयल इंडस्ट्री यस, फर्टिलाइजर नो। ऑयल इंडस्ट्री पे जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट जॉइंट कॉस्ट अप्लाई होता है। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का जो एक ऑर्गेनाइजेशन में रोल होता है, कौन सा स्टेटमेंट है तो उसको बेस्ट डिस्क्राइब करता है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होता है? आंसर इज नो सर, वो काम है फाइनेंशियल अकाउंटेंट का। मैनेजमेंट अकाउंटेंट फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है, मतलब उसके लिए डेटा वगैरह प्रोवाइड करवाता है। तो सर यस, मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम ही क्या है, वो अलग अलग स्ट्रीम से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, कॉस्ट अकाउंटिंग से, इनसे डेटा कलेक्ट करता है और जो रेलिवेंट डेटा होता है वो टू द टॉप मैनेजमेंट को देता है ताकि टॉप मैनेजमेंट उसके बेसिस पे डिसीजन ले सके। तो बी करेक्ट आंसर है। बाकी पढ़ देता हूं एक बार। सी कहता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट मेक द प्रिंसिपल डिसीजन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो डिसीजन लेना मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम नहीं है, डिसीजन लेना टॉप मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट आर बेसिकली इंफॉर्मेशन कलेक्टर। नहीं, केवल और केवल कलेक्टर नहीं है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन वो करता है नो डाउट, बट उसमें से जो रेलिवेंट डेटा है वही वो टॉप मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है। तो कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस भी उसके काम के पार्ट होते हैं, फंक्शन के पार्ट होते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इन ए फैक्ट्री व्हेन प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड विद इन द रेलिवेंट रेंज। अगर हमारा प्रोडक्शन एक रेलिवेंट रेंज के अंदर इंक्रीज होता है, देन वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी ऑन ए पर यूनिट बेसिस। नहीं सर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो होती है वो फिक्स होती है, वेरी नहीं करती। वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी इन टोटल यस। अगर एक रेलिवेंट रेंज के अंदर आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है।
बाकी पढ़ देता हूं एक बार। फिक्स्ड कॉस्ट विल वेरी इन टोटल, सर नो, फिक्स्ड कॉस्ट टोटलिटी में वेरी नहीं करती, सेम रहती है। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट स्टे द सेम इन टोटल, सर नहीं, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगी लेकिन वेरिएबल कॉस्ट टोटलिटी में चेंज होती है। बी जो है दैट इज द बेस्ट आंसर, सही आंसर है। वेरिएबल कॉस्ट टोटलिटी में वेरी करेगी जब आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा विद इन ए रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल इज, बजट एंड बजटरी कंट्रोल में बजटरी कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डिफाइन द गोल ऑफ द फर्म, फर्म का टारगेट क्या है उसको डिसाइड करना होता तो है। टू कोऑर्डिनेट डिफरेंट डिपार्टमेंट, यस, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करे। टू प्लान टू अचीव इट्स गोल, अपने गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग करना, सर यस। आंसर डी होगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। सारे ही तीनों ही ऑब्जेक्टिव है बजटरी कंट्रोल के। नेक्स्ट 35, मेथड ऑफ प्राइसिंग व्हेन टू सेपरेट प्राइसिंग मेथड्स आर यूज्ड टू प्राइस ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम वन यूनिट टू वन सब यूनिट टू अनदर इज कॉल्ड। ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन है कि एक यूनिट से एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन में जब प्रोडक्ट ट्रांसफर किए जाते हैं तो अगर हम दो सेपरेट प्राइसिंग मेथड यूज करें, मतलब दो मेथड यूज करें, तो उस प्राइसिंग मेथड को क्या बोला जाता है? सर उसको बोला जाता है ड्यूल प्राइसिंग। ड्यूल का मतलब ही क्या होता है? दो तरीके के मेथड आप यूज कर रहे हो प्राइसिंग के लिए। तो आंसर होगा आपका ए, ड्यूल प्राइसिंग मेथड, ड्यूल प्राइसिंग बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन आर ओवरहेड वेरिएंसेस रिकॉर्डेड इन ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम में ओवरहेड वेरिएंसेस कब रिकॉर्ड किए जाते हैं? पॉइंट नंबर ए है व्हेन द गुड्स आर ट्रांसफर्ड आउट ऑफ डब्ल्यूआईपी, जब हम डब्ल्यूआईपी से फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफर करते हैं गुड्स तब, या फिर व्हेन द फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड टू डब्ल्यूआईपी, या फिर जब हम फैक्ट्री ओवरहेड डब्ल्यूआईपी में अप्लाई करते हैं, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में जब कॉस्ट डालते हैं ओवरहेड की तब। व्हेन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज रिकॉर्डेड, या व्हेन द डायरेक्ट लेबर इज रिकॉर्डेड। डी तो ही नहीं सकता, लेबर का ओवरहेड से ऐसे कोई रिलेशन नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की मैं बात करूं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट द एंड रिकॉर्ड किया जाता है। यहां पे बात चल रही है ओवरहेड वेरिएंसेस की। देखो ओवरहेड की मैं बात करूं तो ओवरहेड दो चीजें होती है ओवरहेड से रिलेटेड, एक होता है ओवरहेड का खर्चा और एक होता है ओवरहेड का अब्जॉर्प्शन। इसी वजह से तो अंडर और ओवर अब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट आप कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रुप 1 में पढ़ते हो। तो सर मेनली जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें एप्लीकेशन होता है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। और अब्जॉर्प्शन कब होता है? जब आप किसी ओवरहेड के खर्चे को वर्क इन प्रोग्रेस में बुक करते हो, रिकॉर्ड करते हो कि सर ये जो प्रोसेस चल रही है इसमें ओवरहेड का खर्चा ये है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, कि सर ओवरहेड का वेरिएंस भी तभी एनालाइज किया जा सकता है जब आप फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्ब करोगे। अब्जॉर्ब करने का मतलब फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई करना डब्ल्यूआईपी में, क्योंकि जब अब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करोगे और एक्चुअल से उसको कंपेयर करोगे तभी तो आप वेरिएंसेस एनालाइज करते हो। तो आपका फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस होता है, वो होता क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज नथिंग, सर वो अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन को ही तो इंडिकेट करता है। तो आंसर होगा आपका फाइनल आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न्ड विद ब्लैंक इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाइंग, प्रेजेंटिंग एंड इंटरप्रेटिंग। तो तीनों ही काम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। वो इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई भी करता है, प्रेजेंट भी करता है टू द मैनेजमेंट जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है, डेटा को इंटरप्रेट भी करता है। तो फाइनल आंसर तो यही है, बी में केवल आइडेंटिफाइंग एंड प्रेजेंटिंग है, सी में केवल आइडेंटिफाइंग है। सर तीनों ही काम होते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न्ड विद आइडेंटिफाइंग, प्रेजेंटिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन। ए विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट 38, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रिलेटेड विद, क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हो? सर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज, सर प्लानिंग भी एक फंक्शन है, कंट्रोलिंग भी एक फंक्शन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज,
कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। सर डी विल बी द फाइनल आंसर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रिलेटेड विद फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज, ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज, तीनों कवर्ड है। नेक्स्ट 39, डिस्पाइट द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज एन इफेक्टिव डिसिप्लिन टू इंप्रूव द मैनेजरियल परफॉर्मेंस, इट हैज सम लिमिटेशन। कहते हैं नो डाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग से एक डिसिप्लिन है, अलग से एक सब्जेक्ट है मैनेजरियल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या है? साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस, फिजियोलॉजिकल रेसिस्टेंस, दोनों या नन ऑफ द अबव? तो सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहानी है रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरत है साइकोलॉजी की। तो अगर कहीं साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस होगा तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वहां पे इफेक्टिवली अप्लाई नहीं हो पाएगा। अगर एक कंजर्वेटिव सोच होगी मैनेजमेंट की तो वहां पे आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इफेक्टिवली अप्लाई नहीं कर पाओगे। फाइनल आंसर आपका ए, सर साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस इज ए लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट को बढ़ाना, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मिनिमाइज लॉसेज, दोनों ही है सर। मैक्सिमाइज प्रॉफिट और मिनिमाइज लॉसेज, यस, ऑल ऑफ द अबव। डी है सर, प्रॉफिट को बढ़ाना भी होता है, कॉस्ट को कम करना भी होता है, दोनों ही होते हैं। लॉसेज को कम करना होता है, तो अकॉर्डिंग ऑल ऑफ द अबव जो है, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू बी सिलेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद डेटा कलेक्शन फ्रॉम। क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेटा कलेक्ट कहां से करता है? सर वो कॉस्ट अकाउंटिंग से भी कर लेता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से भी करता है। फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज। तो सर आंसर होगा सी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेटा इंटरनल सोर्सेज से भी कलेक्ट करता है, बाहर से भी कलेक्ट कर लेता है। डिसीजन मेकिंग के लिए जहां से जरूरत पड़ेगी वो डेटा कलेक्ट कर लेता है। फाइनल आंसर सी होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन which is useful to the management, and this definition is given by Robert N. Anthony, Brown and Howard, CIMA, the Institute of Chartered Accountant of England and Wales। सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग वगैरह की डेफिनेशन सीए वाले तो देते ही नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले तो देते ही नहीं है, तो डी तो आप भूल ही जाओ। पॉसिबल है ए बी सी। तो सर ये तो याद रखने वाली चीज है कि ये डेफिनेशन किसने दी थी, तो आपको याद रखना पड़ेगा रॉबर्ट एन एंथोनी ने ये डेफिनेशन दी थी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के साथ रिलेट करता है विच इज यूजफुल टू द मैनेजमेंट। ए विल बी योर फाइनल आंसर, रॉबर्ट एन एंथोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, मार्जिनल कॉस्टिंग इज टेकन एज इक्वल टू। सर मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? प्राइम कॉस्ट में अगर आप सारे के सारे वेरिएबल ओवरहेड ऐड कर देते हो, दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट। ए विल बी योर फाइनल आंसर। प्राइम कॉस्ट में माइनस मतलब ही नहीं है, केवल वेरिएबल ओवरहेड। सर मार्जिनल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और उसमें प्राइम कॉस्ट भी कवर होता है। ए विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट 44, मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज। मार्जिनल कॉस्टिंग को और किस नाम से जाना जाता है? डायरेक्ट कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो सर मार्जिनल कॉस्टिंग को मेनली जो है वो वेरिएबल कॉस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है कि मार्जिनल इज नथिंग, मार्जिनल इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल। मार्जिनल का दूसरा वर्ड है वेरिएबल। नेक्स्ट 45, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज रेलिवेंट इन डिसीजन मेकिंग। इनमें से कौन सी कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट है? कमिटेड कॉस्ट, सर आंसर इज नो। अकाउंटिंग कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, कैश कॉस्ट। डिसीजन मेकिंग के लिए सर कैश कॉस्ट रेलिवेंट होती है। इसमें अगर मैं बिट क्वेश्चन की बुकलेट में लास्ट में बात करूं तो ए आंसर दिया हुआ है कमिटेड कॉस्ट, जो कि 100% गलत है। कमिटेड कॉस्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट, तो हम ऑलरेडी कमिट कर चुके होते हैं।
सर ऑलरेडी जो कमिट कर चुके हो, दिस इज ऑल्सो नोन एज संक कॉस्ट। किसी भी सिचुएशन में ये आंसर नहीं होगा, डी विल बी योर करेक्ट आंसर, कैश कॉस्ट। नेक्स्ट 46, एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन हम काफी जगह देखते हैं, ग्रुप 1 में भी देखते हैं, यहां पे भी देखते हैं, और इसका आंसर है करेक्ट डी, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आप 11th-12th क्लास में भी ये देख लेते हो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स वगैरह में। नेक्स्ट 47, इन ए प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन की फैक्टर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर इन ऑर्डर टू ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। और याद करो, जब हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होती है तो हम की फैक्टर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वो होता है जिसके हमारे पास लिमिटेशंस होती है। और हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर। सर जो की फैक्टर है उसकी एक यूनिट से क्या कंट्रीब्यूशन है, उसी के अकॉर्डिंगली हम डिसीजन लेते हैं। तो ए आपका सही आंसर है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ ए स्केर्स रिसोर्स यूज्ड टू मेक द प्रोडक्ट। हम जो हमारे पास स्केर्स फैक्टर है, स्केर्स जो रिसोर्स है, उसके लिए निकालते हैं कि एक यूनिट अगर मैं स्केर्स रिसोर्स की यूज करता हूं तो क्या कंट्रीब्यूशन जनरेट होगा, और जिस प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ स्केर्स रिसोर्स मिलता है, हम उसी प्रोडक्ट को सबसे पहले बनाते हैं। बाकी गलत है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यूनिट सेलिंग प्राइस, ऑल आर इररिलेवेंट। ए विल बी द फाइनल आंसर फॉर द पर्पस ऑफ की फैक्टर। नेक्स्ट 48, which of the following cost incurred by a commercial airline can be classified as variable। एक कॉमर्शियल एयरलाइन है, एरोप्लेन चलाते हैं, उनके लिए इनमें से कौन सा खर्चा वेरिएबल हो सकता है। इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। सर इंटरेस्ट कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट होती है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। पायलट सैलरी, सर पायलट की जो सैलरी होती है फिक्स्ड होती है। डेप्रीशिएशन ऑफ एयरक्राफ्ट, सर ये भी फिक्स ही होता है। नन ऑफ दीज थ्री कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज वेरिएबल। सर डी जो है दैट विल बी करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज थ्री कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज वेरिएबल। कोई भी इसमें से वेरिएबल कॉस्ट है ही नहीं। नेक्स्ट 49, द बेसिक डिसीजन रूल ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इज। अगर आपके सामने कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आता है, कोई स्पेशल ऑफर आता है, तो उसको एक्सेप्टेंस का क्या रूल होता है डिसीजन लेने का। एक्सेप्ट द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इफ एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट कैन बी रिकवर्ड बाय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स। भाई ऐसा क्यों, ये तो गलत बात है। मैं कहता हूं भाई एक प्रोडक्ट पे मैं एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट लगाऊंगा और दूसरे प्रोडक्ट से वो मुझे कवर हो जाए, तो दूसरे से क्यों हो जाए, इसी से कवर होनी चाहिए। तो ए तो फालतू है कि मैं कहूं भाई मेरे पास ऑफर आया ए, उस पे जो खर्चा लगाऊंगा वो बी सी से कवर हो जाए तो डिसीजन ले लूंगा। नहीं, कैसे ले लूंगा, ये तो गलत बात है। बी, एक्सेप्ट द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इफ द एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। सर सिंपल सी मैं बात करूं, मार्जिनल कॉस्टिंग एक डिसीजन मेकिंग का टॉपिक होता है, और उसमें हम कहते हैं अगर हमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जनरेट हो जाता है, अगर हमें कंट्रीब्यूशन जनरेट हो जाता है पॉजिटिव, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बी भी गलत आंसर है। ये कह रहा है रेवेन्यू में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दो, अगर वो सही है तो एक्सेप्ट कर लेंगे। नहीं, गलत है। एक्सेप्ट द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इफ इट प्रोड्यूसेस ए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू फिक्स्ड कॉस्ट। यस सर, दिस इज द करेक्ट आंसर। मैं कहता हूं मेरा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है 50,000 का, फिक्स्ड कॉस्ट है, मेरा कंट्रीब्यूशन है 50,000 का, फिक्स्ड कॉस्ट है 40,000 की, तो मतलब 10,000 रुपए का मेरा पॉजिटिव एक प्रॉफिट आएगा। इस सिचुएशन में मैं उसको एक्सेप्ट कर सकता हूं। सी करेक्ट है। डी भी पढ़ देता हूं, एक्सेप्ट द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इफ इट प्रोड्यूसेस ए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू वेरिएबल कॉस्ट। सर ऐसा नहीं है, कंट्रीब्यूशन को मैं वेरिएबल कॉस्ट के साथ कंपेयर नहीं करता। कंट्रीब्यूशन को फिक्स्ड कॉस्ट के साथ कंपेयर करो कि कितना एडिशनल कंट्रीब्यूशन मिलेगा, कितनी एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट। अगर वो पॉजिटिव है then it should be accepted, contract should be taken. C will be the final answer for decision. Next question, question number 50. If budgets are prepared of a business concern for a certain period, taking each and every function separately, such budgets are called.
अगर मैं बजट बनाता हूं एक बिजनेस कंसर्न के लिए एक सर्टेन पीरियड कंसीडर करके, टेकिंग ईच एंड एवरी फंक्शन सेपरेटली, भाई सेल्स का अलग बजट, प्रोडक्शन का अलग बजट, मटेरियल का अलग बजट, तो क्या हो गया, हर एक फंक्शन का मैं अलग अलग बजट बना रहा हूं, तो फंक्शनल बजट बोलते हैं इसको। सच बजट्स आर कॉल्ड सेपरेट बजट्स, आंसर इज नो। सर फंक्शनल बजट्स में ये बजट कवर होते हैं। अगर आप हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग बजट बना रहे हो, अगर आप हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग बजट बनाते हो, तो दीज ऑल बजट्स आर नॉन एज कंबाइंड में फंक्शनल बजट्स इनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल बजट? इनमें से फंक्शनल बजट का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? सर प्रोडक्शन बजट फंक्शनल बजट में कवर होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट भी फंक्शनल बजट में कवर होता है, मटेरियल बजट भी फंक्शनल बजट का पार्ट है। नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सर तीनों ही ये तो फंक्शनल बजट है, तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं, कोई भी ऐसा बजट नहीं है जो फंक्शनल बजट का पार्ट नहीं है। डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल ऑफ ए बजट? अगर आप बना रहे हो एक बजट, तो क्या इसमें से मैंडेटरी है, जरूरी है? इट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए डेफिनेट फ्यूचर पीरियड। सर यस, एक डेफिनेट फ्यूचर पीरियड के लिए बनता है। इट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड प्रायर टू ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। ऑफकोर्स दिसंबर के लिए नवंबर में बन जाता है, फेब के लिए जनवरी में बना लेते हैं, पहले बनता है। द बजट इज मॉनिटरी एंड और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी। सर यस, बजट मॉनिटरी भी बनता है, कैश बजट हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट हो गया, प्रोडक्शन बजट क्वांटिटी में भी बनता है, मैन पावर बजट आवर्स में भी बनता है। तो तीनों ही सही है, तो डी विल बी और करेक्ट आंसर कि सर ये सारी चीजें ही एक बजट की डेफिनेशन में कवर होती है, बजट के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, व्हेन प्रिपेयरिंग ए प्रोडक्शन बजट, आप बनाने जा रहे हो प्रोडक्शन बजट, द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इक्वल टू। सर प्रोडक्शन बजट का फॉर्मेट होता है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, माइनस नहीं है लेकिन ए तो गलत हो गया। बी सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सर बी इज द करेक्ट आंसर। सी गलत है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया हुआ है, डी गलत है क्योंकि ओपनिंग को प्लस करा हुआ है। सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग दैट इज इक्वल टू प्रोडक्शन बजट। बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, इन कंपेयरिंग ए फिक्स्ड बजट विद ए फ्लेक्सिबल बजट, आप फिक्स्ड बजट को फ्लेक्सिबल बजट के साथ करने जा रहे हो कंपेयर, व्हाट इज द रीजन फॉर द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट फिगर इन द टू बजट? तो इन दोनों बजट के प्रॉफिट में अगर फर्क आ जाए तो उसका क्या रीजन हो सकता है? सर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड बजट जो है वो एक सिंगल लेवल पे बनाया जाता है, एक फिक्स्ड लेवल पे बनाया जाता है, जबकि फ्लेक्सिबल बजट जो है वो अलग अलग लेवल पे बनता है। तो हो सकता है फिक्स्ड बजट आप बना रहे हो 50% पे, फ्लेक्सिबल बजट बना रहे हो आप 80% 100% पे, दोनों में प्रॉफिट में डिफरेंस हो सकता है। डिफरेंट लेवल ऑफ स्पेंडिंग, सर खर्चा अलग अलग थोड़ी ना हो जाएगा, पर यूनिट कोई खर्चा है तो पर यूनिट वही रहेगा, टोटल अगर खर्चा वही है तो वही रहेगा, स्पेंडिंग में फर्क नहीं आना। डिफरेंट लेवल ऑफ एफिशिएंसी, सर दो बजट बना रहा हूं, एफिशिएंसी में डिफरेंस थोड़ी ना लूंगा। ये थोड़ी ना कि फिक्स्ड बजट बनाते वक्त मैं कहूंगा मान लो 50% एफिशिएंसी और फ्लेक्सिबल बजट में कहूंगा मान लो 60% है, नहीं ऐसा नहीं। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड बजटेड परफॉर्मेंस, सर दोनों ही बजट है, एक्चुअल से तो इनका कोई मतलब ही नहीं है। ए विल बी योर फाइनल आंसर। लेवल ऑफ एक्टिविटी अलग अलग है दोनों का, जिसकी वजह से दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस आ सकता है। अगर दोनों का लेवल सेम होगा तो प्रॉफिट भी सेम होगा। नेक्स्ट 55, व्हेन बजट अलाउंसेस आर सेट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बजट ओनर, अगर आपने बजट अलाउंसेस सेट किए हैं वो भी विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ बजट ओनर, जैसे मैं कहता हूं भाई प्रोडक्शन बजट बनाना प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप प्रोडक्शन मैनेजर को ही इन्वॉल्व नहीं कर रहे, द बजटिंग प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, तो फिर बजटिंग प्रोसेस कैसी कहलाएगी? टॉप डाउन बजटिंग, नेगोशिएटेड बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग, पार्टिसिपेटिव बजटिंग। सर ये होती है टॉप डाउन बजटिंग, मतलब नीचे वाले का इन्वॉल्वमेंट कंसिडर ही ना करना,
जस्ट बस आप ऊपर बैठ के एक इंस्ट्रक्शन दे दो कि भाई ये करना है, तो उसको बोलते हैं टॉप डाउन बजटिंग। ऊपर से नीचे की तरफ उसमें केवल इंस्ट्रक्शन आएगा, नीचे वाले को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता। नेक्स्ट 56, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड जीरो बेस्ड बजटिंग बी मोस्ट सुटेबल? जीरो बेस्ड बजटिंग किसके लिए मोस्ट सुटेबल है? सर गवर्नमेंट एजेंसी जो होती है वहां पे जीरो बेस्ड बजटिंग अप्लाई होता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, माइनिंग कंपनी ऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक्टिविटी। तो डी विल बी द फाइनल आंसर। जब हम जीरो बेस्ड बजटिंग को थ्योरेटिकली पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट 57, विच अमंग द बिलो इज द रीजन बिहाइंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस? कहते हैं अगर मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट होके आया तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? चेंज इन बेसिस परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल। सर यस, सोचा हो 5 रुपए लगेंगे, एक्चुअल में 6 रुपए आ गए, हो सकता है। अनइकोनॉमिकल साइज ऑफ परचेज ऑर्डर, अगर आपका जो परचेज ऑर्डर का साइज है वो इकोनॉमिकल नहीं है, अनइकोनॉमिकल है, तो सर आपको परचेज प्राइस ज्यादा पे करने पड़ेंगे, अकॉर्डिंगली प्राइस वेरिएंस आएगा। पेमेंट ऑफ एक्सेस और लेस फ्रेट, फ्रेट का अगर जो खर्चा होता है वो भी तो परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल में कवर होता है। अगर जो फ्रेट आपने सोचा वो कम या ज्यादा हो गया तो परचेज प्राइस कम या ज्यादा हो जाएगा, अकॉर्डिंगली प्राइस वेरिएंस देखने को मिलेगा। तो सर आंसर होगा डी, तीनों ही रीजन हो सकते हैं प्राइस वेरिएंस, तीनों ही रीजन हो सकते हैं प्राइस वेरिएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, इन ए फैक्ट्री स्टैंडर्ड रेट पर आवर है 4 रुपए का, स्टैंडर्ड टाइम है पर यूनिट ऑफ आउटपुट 20 घंटे, एक यूनिट को बनाने में 20 घंटे लगेंगे, ये स्टैंडर्ड सेट हुआ। लेकिन आपने एक्चुअल में 500 यूनिट प्रोड्यूस करी और एक्चुअल में 12,000 घंटे लग गए। क्वेश्चन जानना चाह रहा है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। सर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस में एक्चुअल वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट, ये होता है स्टैंडर्ड आवर्स। सर अगर 20 घंटे लगने हैं एक यूनिट को बनाने के लिए और आपने अगर 500 बनाई है तो इसका मतलब 10,000 घंटे लगने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअल में कितने लग गए? 12,000। तो एडवर्स तो आ गया, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट है 4 रुपए का। सर 8,000 नेगेटिव में आ रहा है, मतलब 8,000 एडवर्स आंसर होगा। 8,000 एडवर्स विल बी योर फाइनल आंसर, फाइनल आंसर विल बी बी, 8,000 एडवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, MSE मैन्युफैक्चरिंग गिव्स यू द फॉलोइंग डिटेल। कहते हैं स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी है 2 रुपए का, एक्चुअल मटेरियल आपने यूज किया है 2000 केजी, एक्चुअल मटेरियल की कॉस्ट है 3,000 रुपए और एक्चुअल में आउटपुट है 2100 केजी का। क्वेश्चन मटेरियल प्राइस वेरिएंस जानना चाह रहा है, तो सर मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन ने कहा 2 रुपए है, एक्चुअल प्राइस आप निकाल लो। सर अगर एक्चुअल मटेरियल की कॉस्ट है 3,000 और 2,000 केजी आपने यूज किया है, तो अगर 3,000 रुपए की कॉस्ट है 2,000 केजी के लिए तो 1.5 रुपए की कॉस्ट है, ये फेवरेबल आएगा। मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज करी आपने? 2,000। सर आंसर आ जाएगा 3,000 फेवरेबल, 3,000 नहीं 1,000 फेवरेबल, ये 0.5 आ गया ना, 0.5 इंटू 2,000, 1,000 फेवरेबल, 1,000 फेवरेबल, 1,000 रुपए फेवरेबल आ गया। आंसर होगा सी, 1,000 फेवरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट लर्निंग कर्व? कहते हैं लर्निंग कर्व को इनमें से कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट नहीं करता? थ्योरेटिकली जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे आप देखोगे शटडाउन पॉइंट जो होता है, शटडाउन जो होता है उसकी वजह से लर्निंग कर्व इंपैक्ट नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे किसी भी तरीके का कोई प्रोडक्शन होता ही नहीं है। शटडाउन मतलब टेम्परेरी फैक्ट्री को बंद रखना। सी विल बी योर फाइनल आंसर, सी विल बी योर फाइनल आंसर। सी विल बी योर फाइनल आंसर।
आज की जो क्लास है वो हम यहीं पे फिनिश करते हैं 60 क्वेश्चंस पे। पूरे नहीं करवा रहा, उसके पीछे रीजन यही है कि 60 ये जो क्वेश्चंस करवाए हैं इनको रिवाइज करो पहले। और अगर किसी ने अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं करा हुआ, उसके पहले आप वीडियो देख रहे हो, तो मैं कह रहा हूं ये वीडियो आपके काम की नहीं है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखोगे तो ही आपके लिए बेनिफिशियल है। तो किसी का भी अगर कुछ भी सिलेबस में बाकी है, पहले आप वो कवर करो, उसके बाद ही वीडियो देखो और ये 60 रिवाइज करो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए एमसीक्यूज हैं वो देखेंगे, जो बचे हुए एमसीक्यूज हैं वो कवर करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो मैच द फॉलोइंग्स गिवन है वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम एमसीक्यू जो बचे हुए हैं वो कंप्लीट 100% कर ही लेंगे और साथ के साथ मैच द फॉलोइंग भी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो मैच द फॉलोइंग है उनको भी कंटिन्यू कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।